वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। हम इंडियन पॉलिटी का सीरीज को लेकर चल रहे थे। लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को हम पढ़ रहे थे। इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रीएम्बल पार्ट 1 पढ़ा था। ये प्रीएम्बल का पार्ट 2 है और उस लेक्चर में हमने प्रीएम्बल का इंट्रोडक्शन क्लास लिया था। उसके साथ साथ हमने पढ़ा था प्रीएम्बल को कैसे डिवाइड करके हमें पढ़ना है, जिसमें हमने सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्वरूप और सत्ता का उद्देश्य 3 भागों में कैटेगराइज करके हमने देखा था। आज उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज इसमें 2 टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें है सत्ता का स्रोत, उसके साथ साथ सत्ता का स्वरूप। आप यदि ये लेक्चर देखना चाहते हैं, यदि प्रीवियस लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो उसको देखने के बाद आपको ये लेक्चर कंप्लीट समझ में आएगा। इसलिए इस लेक्चर को देखने से पहले आप वीडियो स्किप करके इंडियन पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाके आप उसके प्रीएम्बल के पार्ट 1 वाले लेक्चर को देखें, उसके बाद इस लेक्चर को जरूर देखें। आइए इसमें हम पढ़ेंगे 2 भाग में, सत्ता का स्रोत और सत्ता का स्वरूप, जिसमें हम आपको एक एक चीज़ क्लियर करेंगे। जो वर्ड काफ़ी टेक्निकल थे, काफ़ी टफ थे, उसको आज एक्सप्लेन किया जाएगा वर्ड बाय वर्ड। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये काफ़ी अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। हम प्रीएम्बल पढ़े थे, प्रस्तावना जो भारत के संविधान की आत्मा था। ऑलरेडी हमने बता चुका था कुछ लोगों के स्टेटमेंट्स को, जो पहले भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं। उसमें 3 भागों हमने बोला था पढ़ा जाएगा। उसमें पहला पार्ट है सत्ता का स्रोत, यानी जो सत्ता है उसका सोर्स कौन है, मतलब जो गवर्नमेंट हम पे रूल करने जा रही है उसको पावर दे कौन रहा है, या जो कॉन्स्टिट्यूशन अपना है उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो उतनी शक्तियाँ दी गई है वो शक्ति आखिर दे कौन रहा है। तो जी हाँ, उसी सत्ता का जो सोर्स है वो जनता है। वो कौन जनता? भारतीय जनता, भारतीय नागरिक ही सत्ता के सोर्स हैं, सत्ता के स्रोत हैं। और इसमें बोला गया लोक प्रभुता, यानी सारी शक्तियां जनता में निहित है। यानी जो भी हम गवर्नमेंट के पास जो भी शक्तियां हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट को शक्तियां देता है, या कॉन्स्टिट्यूशन जो भी कहता है, वो सारी बातें सारी जो उसको पावर मिलता है वो पावर हमारे थ्रू होकर जाता है, वो पावर हम उसको देते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं जो सत्ता का सोर्स है वो जनता में निहित है, यानी सारी शक्तियां जनता में निहित है। ऐसे भी लेके हम देख सकते हैं। हमने आपको प्रीएम्बल के लेक्चर 1 में बताया था और एक नॉर्मल मैं पढ़ के मैं आपको बताया था इंडियन प्रीएम्बल को, भारतीय जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल था, भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना था, उसको हमने आपको पढ़ के बताया था। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए ... और लास्ट में था 24 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये सब चीज़ें थी। कौन लोग? हम लोग भारत को। कौन लोग? आप और हम, पूरे भारतीय लोग भारत को, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष ... 24 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इसलिए जो भी सत्ता का जो सोर्स है, जो पावर का जो सोर्स है, वो जनता में निहित है। क्यों? क्योंकि वो जनता ही जो अपना जो प्रीएम्बल में बोली, हम भारत के लोग ही मिलके सारी जो शक्तियां हैं संविधान को दे रहे हैं और संविधान जो गवर्नमेंट को दे रही है। आइए देखते हैं। ये कुछ टेक्निकल वर्ड थे, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। अंगीकृत का मीन्स होता है स्वीकार करना, यानी अब हम अपने संविधान को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं, अब हम इसे स्वीकारते हैं, जो बन गया है अब इसे हम स्वीकारते हैं। और दूसरा है अधिनियमित, अब हम इसे लागू करते हैं। जो संविधान बन गया है, इतने दिन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, अब इसको हम लागू करने के लिए रेडी हैं। और आत्मर्पित, और फाइनली हम भारतीय लोग को, भारतीय जनता को, भारतीय नागरिक को ये संविधान आत्मर्पित यानी सौंप रहे हैं। हम आपको हैंड ओवर कर रहे हैं और आपको इसी के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो ये थे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स। और उसके साथ साथ सत्ता का सोर्स जो जनता में निहित है, यानी सारी शक्तियाँ जनता ही संविधान को दे रही है। यूँ कह लीजिए जो गवर्नमेंट के पास जो भी पावर्स हैं वो पावर्स आप और हम मिलकर गवर्नमेंट्स को दे रहे हैं संविधान के माध्यम से। ठीक है। और उसमें जो कुछ टेक्निकल वर्ड्स थे, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित। अंगीकृत मीन्स स्वीकार करना, अधिनियमित मीन्स लागू करना, आत्मर्पित मीन्स सौंपना। एक स्टेटमेंट है, केसी बियर एक स्कॉलर हैं, पॉलिटिशियन हैं, या जो कह लीजिए केसी बियर एक क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं। वो भारतीय संविधान को लेके कहते हैं जो भारत के संविधान में जो लोक प्रभुत्व है एक भ्रम है। यानी भारत के संविधान में कहा गया है, यानी जनता ही जो भी पावर है जनता ही लोगों को दे रही, जनता ही संविधान में जितनी भी चीज़ें हैं सब जनता उसको सौंप रही है, यानी जनता में हर चीज़ निहित है। तो ये कहते हैं केसी बियर, भारत के संविधान में लोक प्रभुत्व का एक भ्रम है, यानी जनता नहीं, एक भ्रम है, यानी लोक प्रभुत्व नहीं है, ये शक्तियाँ जनता में निहित नहीं है, इनका मानना है। ये इसलिए मानते हैं, वो कहते हैं जो भारत का संविधान है हम मानते हैं भारतीय लोगों ने मिल के बनाया है, लेकिन भारत के संविधान को बनाने
का जो भी श्रेय जाता है वो अंग्रेजों को जाता है, पूरा का पूरा श्रेय अंग्रेजों को जाता है। और चूंकि जो संविधान बना है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पे लोगों का उसमें जो सदस्य थे संविधान सभा के, उनका नॉमिनेशन या उनको चुन के हम संविधान को नहीं बनाए, इसलिए इसमें लोक प्रभुता की कमी होती है। मैं आपको इजी में समझा रहा हूँ। जैसे आप जानते हैं संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन 1946 में होता है कैबिनेट मिशन के तहत। तो जब 1946 में जो उनका गठन होता था तो उसमें बोला गया था 10 लाख भारतीय नागरिक में से 10 लाख भारतीय नागरिक में से किसी एक व्यक्ति को संविधान सभा में जाने की अनुमति होगी। और वो एक व्यक्ति को, यदि अगर लोक प्रभुता की बात करें, जनता की बात करें, लोक प्रभुता की बात करें, तो एक व्यक्ति जो जाएगा यानी जो 9,99,099 जितने भी लोग होंगे उसको वोट देंगे, उसी व्यक्ति को वोट देंगे जिस व्यक्ति को जाना चाहिए। यानी वयस्क मताधिकार जो आज आप और हम वोट देते हैं उसके अकॉर्डिंग चुन कर हमको वहाँ पे भेजना चाहिए, लेकिन वैसे नहीं भेजा गया। आप जानते हैं संविधान सभा में जो भी मेंबर थे 10 लाख लोगों में से एक मेंबर गए थे, वे मेंबर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वोट दे के नहीं भेजा गया। वो लोग वही लोग थे जो काफ़ी एलाइट फैमिली से थे, काफ़ी अमीर खानदान, अमीर घराने से थे और साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे और उनकी संपत्ति काफ़ी ज़्यादा थी। वैसे लोगों को अंग्रेज़ों ने, या यूँ कह लीजिए प्रांतीय जो उस समय जो गठन हुआ था जो कमीशन का, उन्होंने उन 10 लाख में से वैसे लोगों को चुन के भेजा था जिनके पास संपत्ति अधिक थी और पैसे ज़्यादा थे और पढ़े लिखे जाते थे। वे लोग गए थे संविधान सभा में, वो लोग मिलके संविधान सभा का निर्माण करते हैं और तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करते हैं। तो केसी बिहार का मानना है जो ये हम नहीं मानते ये सारी शक्तियाँ जनता में नहीं है या जनता ही मिलकर संविधान को बनाई है, क्योंकि जनता तो कभी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अकॉर्डिंग किसी को भेजी ही नहीं। तो ये उनका क्रिटिक्स है, ये क्रिटिक्स है। आप अपना पक्ष रख सकते हैं। जैसे हम ऐसे कह सकते हैं, मानते हैं ये अंग्रेजों की देन है, उन्होंने हमसे संविधान संविधान उनके अकॉर्डिंग हमने बनाया, लेकिन ये भी तो सत्य है हमने अंग्रेजों को भगाने के लिए, हम अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए हमने 200 साल 150 साल अंग्रेजों से लोहा लिया, अंग्रेजों से लड़ा और फाइनली हमको आज़ादी मिली। तो ये हमारा हक बनता है हम संविधान बनाएं, ठीक है। और वो कुछ चीज़ें अच्छी भी किए थे तो उनके अकॉर्डिंग हमने उसको लेकर अपने देश के संविधान में मर्ज किया। ये हम टोटली नहीं कह सकते हैं जो ये सारी शक्तियाँ जनता में नहीं थी या लोक प्रभुता का ये भ्रम है, ऐसा नहीं कह सकते हैं, ठीक है। ये क्रिटिक्स थी, एक अलग पॉइंट है, मेंस लेवल तक क्वेश्चन कई बार आए हैं। तो ये थे सत्ता का सोर्स जनता या लोक प्रभुता, यानी सारी शक्तियाँ जनता में नहीं थे। या जो भी पावर गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट जो भी मन करता है XYZ कुछ भी करना चाहती है, उस गवर्नमेंट को पावर कौन देता है? संविधान देता है। और संविधान को कौन बनाया है? भारतीय जनता मिल के बनाई है। और संविधान की जो शक्तियाँ हैं वो भारतीय जनता के द्वारा मिलती है और भारतीय जनता ही वास्तविक में गवर्नमेंट के पास जो पावर है उसका श्रेय किसके, उसका सोर्स कौन है? हम और आप लोग। हम लोग क्या करते हैं? वोट दे के किसी सदस्य को लोकसभा में या राज्यसभा में भेजते हैं और वो नॉमिनेट होता है या एलिमिनेट होता है। उसके बाद से उसमें से कोई एक बंदा चुन के PM बनता है और वो देश को शासन चलाता है, देश का शासन चलाता है। यानी हम वोट दिए, अपने वोट का इस्तेमाल करके दूसरे बंदे को हम जिताते हैं और वो बंदा हम पे गवर्न करता है, हम पे शासन करता है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन कहीं नहीं जो सत्ता का जो मेन सोर्स है वो हमारे और आपके रास्ते से होकर ही गुजरता है। तो ये रहा सत्ता के सोर्स में, एक चीज़ मैंने आपको क्लियर किया। सेकेंड था सत्ता का स्वरूप कैसा होगा, मतलब उसका फॉर्म कैसा होगा, सत्ता का फॉर्म कैसा होगा। मैं 3 भागों में कैटेगराइज किया था, सत्ता का स्रोत और सत्ता का स्वरूप, और तीसरा था सत्ता का उद्देश्य। यानी उद्देश्य क्या होगा जो हम संविधान बना रहे हैं, सत्ता का उद्देश्य। आइए देखते हैं। सत्ता के स्वरूप में हमने कुछ वर्ड बताए थे, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, लोकतंत्रात्मक कह सकते हैं, लोकतंत्र, गणराज्य। ये कुछ वर्ड थे। यदि आप लेक्चर नहीं देखें तो प्रीवियस लेक्चर जाएं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने बोला था सत्ता के स्वरूप कैसा होगा, उसमें हमने आपको बताया था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ऐसा कुछ वर्ड था सत्ता के स्वरूप में। 1 2 3 4 5 वर्ड लिखे थे जो मैं बोला था मैं आपको आने वाले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। आइए प्रत्येक वर्ड को बढ़िया से देखते हैं। इसमें दिया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से क्या मतलब है? इसका तात्पर्य होता है एक ऐसे देश है जो अपने आंतरिक बाह्य मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है। यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे देश है, वो देश जो भी अपना आंतरिक हो या बाह्य हो, यानी अपने देश के अंदर जो भी निर्णय लेने हो या अपने देश से बाहर किसी भी देश से रिलेशन बनाने जा रहे हैं, वो निर्णय हो वो स्वयं अपने मन से लेता है, स्वयं अपने देश के अंदर, मतलब जो गवर्नमेंट बनी उसी के अकॉर्डिंग लेता है, ना कि किसी दूसरे देश के दबाव में आके, ना ही दूसरे देश के
कहने से हम लेते हैं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से सीधा तात्पर्य है भारत एक ऐसा देश है जो अपने आंतरिक बाह्य निर्णय जो भी है वो फ्रीली स्वतंत्र रूप से लेता है, वो किसी के उस पर प्रेशराइज के या किसी के दबाव में आके निर्णय नहीं लेता है। लेकिन इसमें भी क्रिटिक्स आलोचक क्या कहते हैं, आलोचकों का कहना है आज की ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में, वैश्वीकरण के दौर में भारत जो देश है हम कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, हम अपना आंतरिक एवं बाह्य जो निर्णय हैं हम खुद लेते हैं। लेकिन आलोचकों का कहना है आज के वैश्वीकरण के दौर में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में अब पूरी दुनिया एक हो गई है, ठीक है। तो उनका कहना है भारत हम नहीं मानते हैं, भारत अपना निर्णय स्वयं लेता है। भारत जो भी निर्णय लेता है कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय निकाय हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे WHO, WTO, IMF, WB, G7, ये जितने बड़े बड़े संस्थाएं हैं वे संस्थाएं या उन संस्थाएं जो कहती हैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उस संस्थाओं के बात को मानती है। यदि उन संस्थाओं के बात को गवर्नमेंट नहीं मानेगी, अपने देश से गवर्नमेंट या किसी भी देश के, तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उस देश की छवि खराब हो जाएगी या उस देश का जो इंटरनेशनल ट्रेड होगा वो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्रिटिक्स का मानना है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी दबाव में लेकर निर्णय लेता है। ये एक अलग पॉइंट है, ठीक है। दूसरा है समाजवाद, यानी भारत एक समाजवाद देश है। देखिए समाजवाद का दो परिभाषा मिलता है। तो हमारे देश में जो समाजवाद है उसको मैं बताता हूँ। समाजवाद का मतलब होता है संपत्ति का सामाजिकरण करना, यानी जितनी भी संपत्ति हमारे देश में होगी उसको हम इक्वल रूप से उसका दोहन करेंगे। जितने भी हमारे देश में संसाधन होंगे उसका एक्सप्लॉयटेशन ऐसे करेंगे जैसे भारत के प्रत्येक नागरिक को मतलब उसका जो लाभ है वहां तक पहुंच सके। और दूसरा समानता का व्यवहार करें, यानी समाजवाद में अमीर गरीब, उच्च नीच, गोरे काले इत्यादि जो भी इन इक्वलिटी है, असमानता है, उनको हम त्यागेंगे और सबको समान मानेंगे। उसके साथ साथ वंचित वर्गों का कल्याण करेंगे, छोटे बच्चे, महिलाओं और जो काफ़ी नीचे के तबके के लोग हैं जिनका विकास अभी तक बाधित है, उनका विकास नहीं हो पा रहा है, वैसे लोगों को भारतीय गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा श्रेय देगी। उसके साथ साथ शोषण विहीनता, और हमारे देश में किसी प्रकार का शोषण वाला सिस्टम नहीं चलेगा। किसी भी अगर वर्ग, किसी भी क्लास का शोषण हो रहा है तो गवर्नमेंट उसको सीरियसली लेगी और उनको उस शोषण से मुक्त करेगी। इसका मतलब होता है समाजवाद, यानी भारत वह समाजवाद वाला देश है। लेकिन जनरली बात करें समाजवाद को दो रूपों में परिभाषा दिया जाता है। एक होता है कार्ल मार्क्स का समाजवाद या साम्यवाद। कार्ल मार्क्स का समाजवाद और साम्यवाद क्या कहता है, कहता है ये सब चीज़ें आपको लाना है, संपत्ति का समाजीकरण करना है, समानता लाना है, वंचित वर्गों का कल्याण करना है, शोषण विहीनता वाला समाज आपको जनरेट करना है, क्रिएट करना है, पैदा करना है, तो आपको वर्ग संघर्ष करना होगा, आपको हिंसा का सहारा लेना होगा और आपके समाज में जितने भी अमीर घराने और पूंजीपति लोग हैं उनको मार के उनके संपत्ति को समान वर्ग समानता के अकॉर्डिंग सबको बांटना होगा, ताकि वो जब पूंजीपति खत्म हो जाएंगे तब साम्यवाद एक ऐसी व्यवस्था आएंगी जिसमें सब कोई मालिक होगा और सब कोई एक समान होगा, कहीं ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा, कहीं गोरे काले का भेदभाव नहीं होगा। ये कार्ल मार्क्स का साम्यवाद और मार्क्सवाद का ये समाजवाद का विचार है। वो हमारा देश कभी नहीं अपनाया है। हमारा देश कभी नहीं कहता हम हिंसा के माध्यम से या वर्ग संघर्ष के माध्यम से समाजवाद लाएंगे, यानी संपत्ति का समानता करेंगे या समाजीकरण करेंगे या वंचित वर्गों का कल्याण करेंगे या शोषण विहीनता वाला समाज लाएंगे, कभी वर्ग संघर्ष की बात नहीं करता है। वही समाजवाद का एक और परिभाषा है लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी एक ऐसा समाजवाद जिसमें संसद कानून तथा योजनाबद्ध विकास के माध्यम से अपनाएगी, यानी संसद जो देश का जो मेन जो सोर्स होगा चलाने का, जो एक जगह होगा, वो कानून बनाएगी और उस कानून को योजनाबद्ध तरीके से लागू करके देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का व्यवहार हो या शोषण विहीन समाज हो या वंचित वर्गों का कल्याण, सारी चीज़ें कंप्लीट कराएगा, उनकी सारी बातों को मानेगा। ये है कौन, ये लोकतांत्रिक समाजवाद है। ये कार्ल मार्क्स का समाजवाद नहीं है। जो यूरोप के जो कार्ल मार्क्स हैं उनका समाजवाद अलग है। उनकी बातें वर्ग संघर्ष की बात करता है, हिंसा की बात करता है, पूंजीपति वर्ग के खात्मे की बात करता है और एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जो शायद पॉसिबल ही नहीं हो। मतलब उस समाज में कभी कोई पूंजीपति रहेगा ही नहीं, कभी कोई अमीर रहेगा ही नहीं, सब कोई एक समान रहेगा, जो कि शायद ही कभी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वो एक अलग बात है, वो एक अलग एस्पेक्ट है, ठीक है। लेकिन हमारा जो देश समाजवाद अपना रहा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथनिरपेक्ष गणतंत्रात्मक राज्य, ये हमारा जो समाजवाद है, ये समाजवाद किस पे जोर देता है, संपत्ति का समाजीकरण, संपत्ति का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। कौन संपत्ति, देश का रिसोर्स, देश का संसाधन, समानता, सारे लोगों का समान, वंचित वर्गों का कल्याण जो मैंने बताया, और उसके साथ साथ शोषण विहीनता। ये है समाजवाद की परिभाषा। आपको उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी आसानी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष लेके काफ़ी इशू है, अलग से मैं कभी इसको टॉपिक को समझा दूंगा। पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, ये दो वर्ड्स हैं और ये दोनों वर्ड का काफ़ी अलग अलग मीनिंग निकलता है। ये काफ़ी ब्रॉड टॉपिक हो जाता है, कभी इसको बाद में
एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पे आप सिंपल में समझ जाइए पंथ निरपेक्ष क्या होता है। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जहाँ राज्य का कोई राजकीय धर्म न हो या राज्य अपने नागरिकों के बीच केवल धर्म के आधार पर भेदभाव ना करे और सभी नागरिक चाहे वे किसी भी धर्म के हो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो। जी हाँ, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, यानी भारतीय जो गवर्नमेंट है, भारत की जो सरकार है, किसी भी नागरिक के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी और सारे धर्मों को इक्वल ट्रीट करेगी, सारे धर्मों को समान व्यवहार करेगी और सारे धर्मों को लोगों को यहाँ अपने धर्म को पूजा पाठ उपासना और सारी चीज़ें करने का यहाँ पे सबको फ्रीली मतलब आज़ादी रहेंगी, सारी चीज़ें कर सकेंगी। यानी पंथ निरपेक्षता मतलब सिंपल समझ ले एक बार और, पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य एक ऐसे देश है जहाँ एक राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। जी हाँ, इंडिया अपना जो देश है, भारत देश का कोई अपना राष्ट्रीय या राजकीय धर्म नहीं है और ना ही अपने नागरिकों के बीच हम धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं और यहाँ पे जितने भी नागरिक हैं सभी को अपने धर्म को मानने का, अपने धर्म को उपासना करने का सबको अधिकार है। ये होता है पंथ निरपेक्षता। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। आप यूँ नहीं कह सकते या कोई पॉलिटिशियन ये नहीं कह सकता है भारत एक हिंदू राष्ट्र है, भारत एक मुस्लिम राष्ट्र है, भारत एक ईसाई वाला राष्ट्र है, ऐसा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। इस देश का कोई धर्म नहीं है और यह देश सारे धर्मों को समान ट्रीट करता है। ये होता है पंथ निरपेक्षता का मीनिंग। आई होप यू गेट इट। सेकंड है लोकतंत्र। सब कोई वाकिफ होंगे लोकतंत्र। अब्राहम लिंकन का कथन है लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन को ही लोकतंत्र कहते हैं। डेमोक्रेसी क्या है, मतलब जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन लोकतंत्र है। मतलब जनता ही वोट देंगे, जनता ही चुनेंगे और जनता ही जो चुने हुए प्रतिनिधि रहेंगे वही जनता पे राज करेंगे। ये अब्राहम लिंकन का कथन है और इससे बेटर परिभाषा, इससे बेटर डेफिनेशन डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का शायद ही कोई दिया हो। तो आप सिंपल समझ सकते हैं लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए ही शासन है, यानी अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होती है। और यहाँ पे मैंने आपको प्रस्तावना में ऑलरेडी यहाँ पे समझाया था, सत्ता का स्रोत लोक प्रभुत्व यानी सारी शक्ति जनता में, यानी जनता ही यहाँ पे एवरीथिंग, सब कुछ जनता है, सब सारी पावर जनता के हाथ में है। ठीक है, अब लास्ट वाला वर्ड है गणराज्य। गणराज्य मतलब क्या होता है, सिंपल समझ लीजिए। गणराज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जिसमें राज्य का जो प्रमुख होगा वंशानुगत नहीं होता है बल्कि निर्वाचित होता है। जैसे हमारे देश के जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो निर्वाचित हुए हैं। ये नहीं कि मोदी जी का जो कोई बेटा यदि है तो वही फिर से पीएम बनेगा या फिर कोई नेक्स्ट पीएम है तो उसका बेटा ही पीएम बनेगा। हमारा देश वंशानुगत के आधार पे अपने राष्ट्र प्रमुख को नहीं चुनता है। हमारे देश में राष्ट्र प्रमुख प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और उनका चुनाव प्रत्येक 5 साल पे होता है। और ये दो पार्टियां होती हैं, उनके लीडर कोई एक जीतते हैं और उन्हीं में से किसी एक को पीएम बनाया जाता है। तो गणराज्य का मतलब सिंपल समझ लीजिए, यहाँ पे हमारे देश का जो राष्ट्र का प्रमुख होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, उसको चुना जाएगा, वो निर्वाचित होगा। तो गणराज्य का मतलब सिंपल यही वर्ड होता है। तो ये थे प्रीएम्बल से रिलेटेड, मैंने पार्ट 1 में बताया था। प्रीएम्बल पढ़ के मैंने आपको बताया था कितना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं और ये भी बताया था कितने पार्टों में हमें पढ़ना है, जिससे सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्वरूप और सत्ता का उद्देश्य। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में मैं सत्ता का उद्देश्य बताऊंगा, जिसमें समानता, न्याय और गरिमा, ये सब सारी चीज़ें जो छूटी हैं उनको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करा दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें।